नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम 255 से लेके 300 MCQs करेंगे CRPC के, मतलब अराउंड 50 या 45 MCQs इसके अंदर हम कवर करेंगे। इससे पहले हम अपने 150 MCQs CRPC के ऊपर कवर कर चुके हैं और जैसे ही हमारे इसके 500 MCQs कवर हो जाएंगे फिर हम एविडेंस एक्ट के MCQs करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 255th क्वेश्चन से कि इसके अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले पूछता है 255 के अंदर कि सेक्शन 438 ऑफ CRPC कैन बी इन्वोक, किस 438 जो है वो इन्वोक किया जा सकता है CRPC का कौन से केसेस के अंदर, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में या बेलेबल ऑफेंसेस में या बोथ A एंड B के अंदर या फिर ना ही A ना ही B के अंदर। तो यहाँ पे हम जो 438 होता है जो बेल का मैटर दिया गया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में दिया गया है 438 के अंदर। तो इसका ऑप्शन A ठीक है कि हम 438 सेक्शन को CRPC के नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर इन्वोक करते हैं, मतलब लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैश इन ल्यू ऑफ श्योरिटी बॉन्ड कैन बी परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ, कि भाई कैश ले लिया जाए कोर्ट के द्वारा श्योरिटी बॉन्ड के बदले में, इन ल्यू ऑफ, यह परमिटेड है कौन से सेक्शन के हिसाब से CRPC के। तो 441, 442, 445 या 444। तो ये जो है हमारा सेक्शन 445 के अंदर बताया गया CRPC के कि कैश लिया जा सकता है श्योरिटी बॉन्ड के बदले। तो इसका ऑप्शन C ठीक है। उसके बाद फॉर नॉन पेमेंट एंड नॉन रिकवरी ऑफ पेनल्टी फ्रॉम द श्योरिटी अंडर द श्योरिटी बॉन्ड द श्योरिटी कैन बी सेंटेंस टू, कि भाई जो श्योरिटी थी वो पेमेंट नहीं कर रही है, उसे रिकवरी नहीं हो रही पेनल्टी की जब उसने श्योरिटी बॉन्ड के अंदर दी थी, तो उसकी जो श्योरिटी है वो किस तरीके से पूरी की जा सकती है, उसको सेंटेंस दे के। वो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल होगा, रिग्रेस होगा या सिविल होगा। तो यहाँ पे जो वो सेंटेंस होगा वो होगा सिविल सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन C ठीक है। उसके बाद 258 के अंदर पूछा है श्योरिटी कैन बी सेंटेंस टू सिविल इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर द श्योरिटी बॉन्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अब वही श्योरिटी को जो इसको हम सिविल प्रिजन में भेज रहे थे वो कितने पीरियड तक के लिए सिविल प्रिजन में भेजी जा सकती है अगर वो अपने श्योरिटी का अमाउंट नहीं भेजती। तो 6 मंथ, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ। तो यहाँ पे 6 मंथ के लिए मैक्सिमम उसको भेज सकते हैं। तो इसका ऑप्शन A ठीक है। उसके बाद पेनल्टी अंडर द श्योरिटी बॉन्ड, पेनल्टी के बारे में पूछ रहा है कि जो श्योरिटी बॉन्ड को पेनल्टी दी जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कैन नॉट बी रेमिटेड, कैन बी रेमिटेड, कैन बी रेमिटेड इन पार्ट ओनली, कैन बी रेमिटेड इन फुल और इन पार्ट। तो यहाँ पे हम उसको रेमिट कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं और पार्ट भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन D ठीक है। तो 259 का D ऑप्शन ठीक है, जिसके अंदर हम पेनल्टी को श्योरिटी बॉन्ड से रेमिट कर सकते हैं फुल और पार्ट में। फिर 260 के अंदर पूछ रहा है प्रोपोजिशंस एज रिगार्ड द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अंडर द श्योरिटी बॉन्ड आर। यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड की लायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें से। तो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द अक्यूज अंडर हिज पर्सनल बॉन्ड, की जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली किसकी है, एक्यूज की है, ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द एक्यूज अंडर हिज पर्सनल बॉन्ड, उसके पर्सनल बॉन्ड के अंदर। दूसरा पूछा है द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कंटिंजेंट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द एक्यूज अंडर हिज पर्सनल बॉन्ड एंड द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। और तीसरा पूछ रहा है इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द श्योरिटी बॉन्ड। तो यहाँ पे जो इसने ऑप्शन 1 दिया था और ऑप्शन 3 दिया था वो ठीक है। तो यहाँ पे वो A ऑप्शन के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका A ऑप्शन करेक्ट होगा कि भाई ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आते हैं 261 के ऊपर। यहाँ पे पूछ रहा था पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज कैन बी डिस्पेंस विद, की जो पर्सनल अटेंडेंस है अक्यूज की उसको छूट दी जा सकती है कि उसको पर्सनल अटेंडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेक्शन 207, 206 या फिर 205 या 256 किसके अंदर दी गई है। तो ये 205 के अंदर दी गई है। यहाँ पे मैंने 317 और 205 के डिफरेंस के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 262 के ऊपर। यहाँ पे पूछ रहा है एरर ऑफ ओमिशन, एरर और ओमिशन इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, की भाई जो चार्ज फ्रेम करते हुए कोई एरर हो गया है, कोई चीज़ छूट गई, तो इस तरीके की जो एरर या ओमिशन होगी वो क्या होगी। मटेरियल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, मटेरियल ओनली इन सर्कमस्टांसेस, मटेरियल ओनली इट ओकेजन अ फेलियर ऑफ जस्टिस टू द एक्यूज, इज मटेरियल एंड एक्यूज इज लायबल टू बी एक्विटेड। तो आप एक्विट तो कर नहीं देंगे उसको, ना ही वो सभी सर्कमस्टांसेस के अंदर होगी, वो क्या होगी, ओकेजनल होगी, जहाँ पे जस्टिस का फेलियर हो रहा हो। तो इसका ऑप्शन B ठीक है। फिर 263 के ऊपर आते हैं
एडिशन और अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन प्रोवाइडेड। यहाँ पे एडिशन और अल्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है, चार्जेस के कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो ये हमें 216 सेक्शन के अंदर दिया गया है। इसके ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि 216 के अंदर हमें क्या दिया गया है। तो 216 के अंदर एडिशन या अल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात की गई है। फिर 264 के ऊपर आते हैं। इसके अंदर पूछ रहा है कि जो 216 सेक्शन है, द कोर्ट हैज़ द पावर टू, यहाँ पे कोर्ट के पास क्या करने की पावर है। तो यही चीज़ अभी उसने ऊपर पूछी थी, वही चीज़ दोबारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे उसके पास ऐड और अल्टर करने की पावर है कोर्ट के पास चार्जेस को। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर 265 अंडर सेक्शन 217 ऑफ CRPC ऑन एडिशन और अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कि भाई अगर कोई एडिशन होता है या फिर कोई अल्ट्रेशन होता है चार्ज का 217 के हिसाब से, तो क्या होगा। द प्रोसिक्यूशन हैज़ राइट टू रिकॉल द विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन, की उन विटनेसेस को बुला सकता है जो पहले से ही एग्जामिन हो गया। प्रोसिक्यूशन जो है, द एक्यूज हैज़ राइट टू रिकॉल द विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन, एक्यूज के पास भी बोल रहा है कि वो राइट है। द प्रोसिक्यूशन हैज़ राइट टू कॉल एनी फर्दर विटनेस, की प्रोसिक्यूशन और किसी विटनेस को बुला सकता है। तो ये भी सभी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब 266 के अंदर पूछा जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में, कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस परमिसिबल अंडर सेक्शन 219, 220, 221 के, ये तीनों ही सेक्शन के अंदर हमें जो है अलाउड है जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है 266 का। उसके बाद 267 के अंदर पूछ रहा है जॉइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन इज़ परमिसिबल। जॉइंट ट्रायल के बारे में पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन के अंदर जो है जॉइंट ट्रायल परमिसिबल है। 219, 223, 221, 222। तो यहाँ पे 223 के अंदर जो है जॉइंट ट्रायल परमिसिबल है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। 2 डायमेट्रिकली डिफरेंट वर्जन्स कैन बी पुट टू अ जॉइंट ट्रायल, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत दे दिया इसने, तो आगे पढ़ेंगे क्या इसमें, तो ये पहले ही ऑप्शन गलत है इसका। फिर अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर 269 के ऊपर। इसके अंदर बोल रहा है इफ़ द एक्यूज इज़ चार्ज ऑफ मेजर ऑफेंस, की कोई मेजर ऑफेंस के ऊपर उसको चार्ज लगा हुआ है, बट ऑन द फैक्ट एस्टेब्लिश ही कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ दैट मेजर ऑफेंस। मतलब कोई बड़ा ऑफेंस लगा, लेकिन जब हमने फैक्ट्स को देखा तो हमें पता चला कि वो इतना बड़ा चार्ज लगने की जरूरत नहीं थी, उसने कोई छोटा क्राइम कमिट किया। एट द सेम टाइम द फैक्ट्स एस्टेब्लिश इंडिकेट दैट द माइनर ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, द पर्सन सो ट्राइड फॉर द मेजर ऑफेंस कैन बी कन्विक्टेड फॉर सच माइनर ऑफेंस इट हैज़ बीन सो प्रोवाइडेड। तो अब उसके ऊपर ट्रायल तो मेजर ऑफेंस का चलाया गया, तो अब उसको माइनर ऑफेंस के लिए भी सज़ा दी जा सकती है उसी ट्रायल के बेसिस पे। तो कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, 220, 223, 222, 221। तो ये हमें 222 के अंदर दिया गया, इसका ऑप्शन सी ठीक है 269 का। उसके बाद हम आते हैं 270 के ऊपर। इसके अंदर पूछ रहा है द फॉर्म्स इन विच द चार्ज मे बी फ्रेम्ड आर सेट फोर्थिंग। तो शेड्यूल पूछ रहा है कि कौन से शेड्यूल के अंदर दिया गया है, कौन से फॉर्म्स दिया गया है जिसके हिसाब से चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो ये हमें जो मतलब बेसिकली शेड्यूल में दिया गया है, किसी सेक्शन में तो दिया नहीं गया। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा या डी ठीक होगा। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ये हमें सेकेंड शेड्यूल के अंदर इस फॉर्म के बारे में दिया गया है। फिर 271 में पूछ रहा है इफ़ वन इज़ एक्यूज ऑफ एन एक्ट विच मे अमाउंट टू थेफ्ट, कि भाई एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा कि उसने इस तरीके का ऑफेंस किया है जिसको हम थेफ्ट बोल सकते हैं, और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और चीटिंग एंड इज चार्ज फॉर थेफ्ट ओनली। अब ये 3 चीज़ें हुई थी, अब उसको सिर्फ थेफ्ट का चार्ज लगा उसके ऊपर। एंड फ्रॉम द एविडेंस इट अपीयर्स दैट ही हैज़ कमिटेड चीटिंग, और जो हमारे पास एविडेंसेस से उससे हमें ये पता चल रहा था कि इसने चीटिंग की है। ही कैन बी कन्विक्टेड फॉर चीटिंग दो नो चार्ज फॉर चीटिंग हैज़ बीन फॉर्मली फ्रेम्ड बाय वर्च्यू ऑफ। तो उसको हम चीटिंग के लिए सज़ा दे सकते हैं, चाहे उसके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे। तो कौन से सेक्शन के अंदर बोला गया है, सेक्शन 221 के अंदर बोला गया है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद 272 के अंदर पूछा है ड्यू टू नॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, की हमने फ्रेम नहीं किए चार्ज, और ड्यू टू एनी एरर ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द चार्ज फाइंडिंग सेंटेंस और एनी ऑर्डर बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, कि भाई इस तरीके की अगर कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे शेल बी इनवैलिड ऑलवेज, कि वो हमेशा इनवैलिड होगा। शेल बी वैलिड जनरली, कि वो वैलिड होगा जनरली। शेल बी इनवैलिड ओनली व्हेन इनफैक्ट हैज़ बीन ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस, और तभी इनवैलिड होगा जब वो जस्टिस के अंदर फेलियर हो रहा हो। तो मतलब कि जनरली तो वो वैलिड है, लेकिन जो जस्टिस के अंदर फेलियर हो तब इनवैलिड है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन डी है वो ठीक है, क्योंकि बी में भी उसने सही बात बोली, सी में भी उसने सही बात बोली। तो ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 267 प्रोडक्शन वारंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन डिटेन इन प्रिजन कैन बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, कि भाई प्रोडक्शन वारंट जो हमने पहले से ही व्यक्ति प्रिजन के अंदर है, मान लीजिए उसको कहीं बुलाने की ज़रूरत है, तो उसको किस चीज़ के लिए वो प्रोडक्शन वारंट इशू किए जा सकते हैं सेक्शन 267 के हिसाब से। तो
ये उसको किसी भी चीज़ के लिए इशू किए जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, इंक्वायरी के लिए भी, ट्रायल के लिए भी, तो उसका ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इन क्रिमिनल ट्रायल एविडेंस ऑन एफिडेविट कैन बी गिवन, जो क्रिमिनल ट्रायल है इसके अंदर बोल रहा है कि एविडेंस जो है एफिडेविट के ऊपर दिए जा सकते हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर एलिगेशन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ये नहीं होगा। फॉर एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ फॉर्मल करेक्टर, नहीं, ये भी नहीं होगा। 274 फिर आगे सी ऑप्शन दे रहा है, बोथ ए एंड बी। तो मतलब कि जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे उसके लिए बोल रहा है कि दोनों ठीक होंगे, नीदर ए और नॉर बी, ना ही ए ठीक होगा ना ही बी ठीक होगा। लेकिन जो अभी हमने ऊपर दोनों पढ़े, ये जो पढ़ा था फॉर एलिगेशन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इसके लिए भी हम कर ही सकते हैं। मतलब ए बी जो है उसके अंदर भी यही बोल रहा है, बी के अंदर बोल रहा है कि फॉर एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ फॉर्मल करेक्टर, की जिसका भी एविडेंस जो फॉर्मल करेक्टर का, तो मतलब ए और बी दोनों के अंदर कर सकते हैं हम। तो इसका ऑप्शन ए भी ठीक होगा, बी भी ठीक होगा। फिर अब आते हैं 273 के ऊपर, 75 के ऊपर। इन क्रिमिनल ट्रायल एडमिशन डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी डन बाय प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज, की जो क्रिमिनल ट्रायल है उसके अंदर जो एडमिशन डिनायल है डॉक्यूमेंट्स का, तो वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा किया जा सकता है या फिर एक्यूज के द्वारा किया जा सकता है। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सेक्शन 294 के अंदर दिया गया, ऑप्शन ए ठीक है इसका। रिपोर्ट्स ऑफ सर्टन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स आर एडमिसिबल इन एविडेंस विदाउट एनी फॉर्मल प्रूफ, कि अगर कोई गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट कोई रिपोर्ट देता है तो वो एडमिसिबल होती है बिना किसी फॉर्मल प्रूफ के। ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? ये हमें सेक्शन 293 के अंदर दिया गया, इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज कैन बी डन अंडर, कि जो एग्जामिनेशन है विटनेस का वो किया जा सकता है एक्यूज का, विटनेस का एग्जामिनेशन किया जा सकता है एक्यूज़ की एब्सेंस के अंदर। ये कौन से सेक्शन के अंदर बात बोली गई है? ये हमें सेक्शन 299 के अंदर बोली गई है सीआरपीसी के, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर रूल ऑफ ऑत्रे फॉर एक्विथ और ऑत्रे फोर्स कमिट इस कंटेन इन, ये रूल कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? तो ये रूल जो है हमें सेक्शन 300 के अंदर दिया गया है। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर 279 के अंदर पूछा है ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल द एक्यूज इज़ रिमांडेड टू कस्टडी, की जब इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो जो एक्यूज है उसको कस्टडी में भेज दिया गया। ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? ये हमें 309 के सबसेक्शन 309 के सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। तो ये 309 के सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है हमें। फिर ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, जब कोई इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है अंडर सेक्शन 309 के हिसाब से ऑफ सीआरपीसी, मैजिस्ट्रेट कैन रिमांड द एक्यूज, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्यूज को रिमांड पे भेज सकता है। कितने दिन के लिए मैक्सिमम? ये बहुत कॉमन देखा जाता है, फॉर मैक्सिमम 15 डेज़ की रिमांड पे उसको भेजा जा सकता है किसी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए। फिर 281 के ऊपर आए हम, इसके अंदर पूछ रहा है हियरिंग ऑन सेंटेंस बाय मैजिस्ट्रेट इज़ रिक्वायर्ड ऑन कन्विक्शन, की जो हियरिंग होती है सेंटेंस के ऊपर वो मैजिस्ट्रेट करता है कन्विक्शन, जब कन्विक्शन दे रहा होता है, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया अलग से? तो ये 255 2 के अंदर जब सम्मन ट्रायल चलता है, और जब वारंट ट्रायल चलता है तो 248 सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया, तो इसका बोथ ए एंड बी ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 जो अभी वारंट ट्रायल के लिए दिया गया, जहाँ पे हियरिंग की जाती है सेंटेंस की, यहाँ पे अब ऑप्शंस दे रहा है कन्विक्शन एंड सेंटेंस केस भी पास ऑन द सेम डे, ये ठीक नहीं है। कन्विक्शन अलग दिन होती है और सेंटेंस अलग दिन होता है, क्योंकि सेंटेंस के ऊपर फिर अलग से डिस्कशन होता है कि कितना सेंटेंस देना है। फिर वो पूछ रहा है कि कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन नॉट बी पास ऑन द सेम डे, ये बात ठीक बोल रहा है, क्योंकि वो दोनों एक दिन पास नहीं होते, दोनों अलग अलग दिन पास होते हैं। फिर 283 के अंदर बोल रहा है कि इन सम्मन केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट, कि ऐसे सम्मन केसेस जो कंप्लेंट के उस पर इंस्टीट्यूट हुए हैं, द एक्यूज हैविंग बीन सम्मन इज लाइबल टू बी एक्विटेड अंडर सेक्शन 256 ऑफ सीआरपीसी, की जो सम्मन किया गया एक्यूज को वो एक्विट होने के लाइबल हो जाएगा 256 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से। कब होगा ऐसा? ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, तब भी हो जाएगा अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, और ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, की कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट तो कर दी लेकिन वो खुद अपीयर नहीं हुआ, तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ठीक है इसका। फिर आते हैं हम 284 के ऊपर, इसके अंदर पूछ रहा है
इन अ सम्मन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट, कि भाई एक सम्मन ट्रायल जो था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कंप्लेंट के बेसिस पे हुआ। वेर इन द सम्मन्स हैव बीन इशूड टू द एक्यूज, जहाँ पे एक्यूज को हमने सम्मन भेज दिए। द नॉन अपीयरेंस और द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट शैल एंटेल, अभी यही हमने सेम चीज़ ऊपर पढ़ी थी, अगर उस केस के अंदर अगर जो कंप्लेनेंट है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो खुद अपीयर नहीं होता, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो एक्यूज है वो एक्विट हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन बी ठीक है, उसको एक्विटल हो जाएगा। फिर पूछ रहा है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 257 ऑफ सीआरपी रिजल्ट इन, अगर कोई व्यक्ति 257 के अंदर विड्रॉ कर लेता है किसी कंप्लेंट को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एक्विटल ऑफ द एक्यूज, डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज इन केस वेयर द चार्ज हैज नॉट येट बीन फ्रेम्ड, एक्विटल ऑफ द एक्यूज रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड और नॉट, ईदर ए और बी। तो चाहे वो चार्जेस फ्रेम हो जाएँ चाहे चार्जेस फ्रेम ना हो, उसको फिर एक्विट कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर 286 के ऊपर आते हैं। इसके अंदर पूछ रहा है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी रिजल्टिंग, कि अगर कोई भी ऑफेंस के लिए कंपाउंड किया जाता है 320 के हिसाब से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक्विटल ऑफ द एक्यूज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यही कि एक्विटल हो जाता है, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर जो एक्यूज होता है उसका एक्विटल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। एक मिनट, ये ऑप्शन ए ठीक है इसका, ये एक्विटल हो जाता है सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर कंपाउंडिंग हो जाए उसके अंदर। फिर 287 के अंदर पूछ रहा है कि प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 258 ऑफ सीआरपीसी कैन बी स्टॉप, की जो 258 की प्रोसीडिंग चल रही है सीआरपीसी की, उसको स्टॉप किया जा सकता है या स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, इन सम्मन केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट, सम्मन केसेस जो कंप्लेंट के बेसिस पे हो रहे हैं, तो कंप्लेंट वाले नहीं होते, इसके अलावा जितने होते हैं वो हो जाते हैं। तो फिर बी ऑप्शन क्या है? इन सम्मन केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट। तो ये ठीक है 287 का, कि सम्मन केसेस जो कंप्लेंट के अलावा किसी और के बेसिस पे हो रहे हैं, तो उसके अंदर 258 के हिसाब से प्रोसीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, नहीं वरना 257 के हिसाब से होती है जो भी ऊपर पढ़ रहे थे हम। फिर अगले के अंदर पूछ रहा है 288 के अंदर स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 258 ऑफ सीआरपीसी हैज़ इफेक्ट ऑफ, कि अगर इस तरीके की स्टॉपेज की जाती है 258 के हिसाब से, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? एक्विटल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, एक्विटल वेयर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। डिस्चार्ज इन ऑल अदर केसेस वेयर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, कि जहाँ पे प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुए। तो यहाँ पे जो 288 है इसके अंदर हमें जो दोनों के दोनों ऑप्शंस हैं जो हमने अभी पढ़े, बी भी और सी भी दोनों ठीक हैं। तो बी भी ठीक है इसका, सी भी ठीक है, तो मतलब डी ठीक हो गया इसका, फिर बोथ बी एंड सी ठीक हो गए। फिर 289 के अंदर पूछ रहा है कि मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर अंडर सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी टू कन्वर्ट अ सम्मन ट्रायल केस इनटू अ वारंट ट्रायल केस, कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो सम्मन केस को वारंट केस के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, मतलब ट्रायल को, सम्मन ट्रायल को वारंट ट्रायल के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब, कि कोई भी ऑफेंस हो जिसके अंदर पनिशमेंट दी गई हो, relating to offence punishable for a term exceeding 6 months, relating to an offence punishable for a term exceeding 1 year, relating to an offence punishable for a term exceeding 2 years। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो ठीक है, 6 महीने वाली सज़ा के अंदर वो ऐसा कर सकता है, जहाँ पे एक 6 महीने से ऊपर की सज़ा होती है। तो इस सेक्शन को आप निकाल के रीड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये। फिर 290 के अंदर पूछ रहा है कि अंडर सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कैन नॉट बी ट्राइड समरीली, कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं उनको हम समरीली ट्रायल नहीं कर सकते। तो समरी ट्रायल जो होता है वो बेसिकली 2 साल तक की जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट होते हैं उसके लिए होता है। तो पहले इसने ऑप्शन दिया ऑफेंस पनिशमेंट एक्सीडिंग 3 मंथ का दे रहा है, फिर 6 मंथ्स का दे रहा है, तो ये 2 ईयर्स का होता है। तो डी ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। फिर अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी अ विटनेस कैन बी कॉल्ड, कि 311 के हिसाब से एक विटनेस को बुलाया जा सकता है। क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? ऑन द मोशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन बोलता है तब भी बुला लिया जाता है, डिफेंस के कहने पे भी बुला लिया जाता है, कोर्ट बोलते हैं तब भी बुला लिया जाता है। तो मतलब सारे ही ठीक है, इसका ऑप्शन डी ठीक है, 291 का डी ठीक है। फिर 292 के अंदर पूछ रहा है पावर टू रिकॉल एनी विटनेसेस, कि भाई किसी भी विटनेस को रिकॉल करने की जो पावर के बारे में पूछ रहा है। अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज, कि वो सीआरपीसी के जो 311 के अंदर दी गई है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। कब? इवन आफ्टर द एविडेंस ऑफ बोथ साइड इज़ क्लोज, कि भाई दोनों साइड के एविडेंस पी भी हो गए, डी भी हो गए, आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज़ क्लोज, कि जब
प्रोसिक्यूशन के क्लोज हो गए लेकिन डिफेंस के नहीं हुए। बिफोर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज क्लोज, कि अभी पी ही क्लोज नहीं हुए, मतलब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस क्लोज नहीं हुए। आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज क्लोज इफ द विटनेस इज कॉल्ड ऑन द मोशन ऑफ द डिफेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है, चाहे दोनों के बंद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी बुलाया जा सकता है 311 के हिसाब से। फिर पूछ रहा है पावर अंडर सेक्शन 311 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज, की जो 311 की पावर है वो एक्सरसाइज की जा सकती है टू रिकॉल एनी विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, टू समन एनी विटनेस हु हैज़ बीन साइटेड एज विटनेस बट नॉट प्रोड्यूस और एग्जामिन बिफोर द एविडेंस, ठीक है। द टू समन एनी विटनेस हु हैज़ नॉट बीन साइटेड एज विटनेस, तो मतलब इसके अंदर ये तीनों ही ऑप्शन जो इसने दिए ऊपर वो सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, तो मतलब इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 294 के अंदर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज, की जो 313 के हिसाब से एक्यूज की जो स्टेटमेंट होती है उसके बारे में पूछ रहा है। हैज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन ओथ, की ओथ पे रिकॉर्ड होती है, विदाउट ओथ होती है, चाहे ओथ पे हो जाए या बिना ओथ की हो जाए, वो सम्मन ट्रायल या वारंट ट्रायल पे डिपेंड करेगा, या फिर ओथ पे हो जाए या फिर विदाउट ओथ हो जाए, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो बिना ओथ की जाती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद 295 के अंदर पूछा है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, जो रिकॉर्डिंग की जा रही है एक्यूज की स्टेटमेंट की, उसके बारे में पूछ रहा है कि कैन नेवर बी डिस्पेंस विद, कि उसको कभी भी उससे छूट नहीं दी जा सकती कि उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करने से छूट दे दी जाए। मे बी डिस्पेंस विद इन अ सम्मन ट्रायल केस जनरली, कि सम्मन ट्रायल केस के अंदर उसको छोड़ दिया जाए। मे बी डिस्पेंस विद इन सम्मन ट्रायल केस वेयर द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज हैज़ बीन डिस्पेंस विद, तो जहाँ पे उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर दिया, मतलब उसको पर्सनली नहीं आना, तो वहाँ पे उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है उसको भी छूट दी जा सकती है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सी है वो ठीक है। फिर 296 के अंदर पूछ रहा है आंसर गिवन बाय द एक्यूज टू द क्वेश्चन पुट हिम वाइल रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर, जो उसने 313 के अंदर जो भी अपनी स्टेटमेंट्स दी उसको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है किस चीज़ के लिए, उसके बारे में पूछ रहा है। जजिंग द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज, जजिंग द गिल्टी ऑफ द एक्यूज, फॉर जजिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द एक्यूज, नीदर फॉर जजिंग द इनोसेंस नॉर द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके इनोसेंस यूज़ करने के लिए भी, उसके गिल्ट यूज़ करने के लिए भी। तो इसका ऑप्शन ए बी दोनों ठीक है, तो मतलब सी ठीक है, इसका दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे इनोसेंस के लिए भी कर सकते हैं या फिर गिल्ट के लिए भी कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है ईच मटेरियल सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज मस्ट बी पुट टू द एक्यूज स्पेसिफिकली डिस्टिंक्टली एंड सेपरेटली इन दिस कंटेक्स्ट द प्रोपोजिशंस आर, तो इसके जो रिगार्डिंग प्रोपोजिशंस हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो ये हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फेलियर टू पुट द मटेरियल एविडेंस टू द एक्यूज ऑलवेज विशेड द ट्रायल, failure to put the material evidence amount to a serious irregularity which cannot be cured and vitiate the trial if it has prejudiced the accused. Failure to put the material evidence is not considered to services and it is curable if in fact no failure of justice has occasion to the accused. Now which of the following is correct, तो हमें बताना है कि ये जो भी हमने तीन ऑप्शंस पढ़े इसमें से कौन से ऑप्शन ठीक है। 1 and 2 are correct, 1 and 3 are correct, 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट। तो इसमें से जो ऑप्शन मुझे सेकंड और थर्ड करेक्ट लग रहे हैं, तो इसके अंदर कौन से में दिया है 1 and 2, 1 and 3, हाँ डी ऑप्शन ठीक है इसका। 2 and 3 जो इसने बोला था वो ठीक है, आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं उसके अंदर क्या दिया गया। फिर 298 के अंदर पूछ रहा है ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC बाय द लीगल गार्डियन ऑफ, ये 320 के जो ऑफेंसेस उनको कंपाउंड किया जा सकता है लीगल गार्डियन के द्वारा, पर्सन अंडर एज ऑफ 18 ईयर, पर्सन हु इज़ एन ईडियर, पर्सन हु इज़ एन ल्यूनेटिक, तीनों ही केसेस में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछ रहा है 299 के अंदर इफ़ द पर्सन हु इज़ कम्पिटेंट टू कंपाउंड इज़ डेड, द कंपाउंडिंग, भाई जो पर्सन कम्पिटेंट है कंपाउंड करने के लिए वो व्यक्ति जो है वो मर गया, कैन नॉट बी डन, नहीं कर सकते हम, कैन बी डन विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्यूज ऑफ द डिजीज विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन तो लेनी पड़ेगी, कैन बी डन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि भाई तभी किया जा सकता है जब उसके लिए कोर्ट परमिशन दे दे। अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC, जो 321 है CRPC का, उसके अंदर पूछ रहा है प्रोसिक्यूशन कैन बी विड्रॉन इन समन केस विदाउट कंसेंट ऑफ द कोर्ट,
prosecution can be withdrawn in a warrant case without consent of the court, in any type of case but only with the consent of the court। तो आप किसी भी उसके अंदर कर सकते हो केस के अंदर, लेकिन कोर्ट की कंसर्ट लेके ही कर सकते हो जो विड्रॉ करोगे। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहा है 301 के अंदर, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कैन ओनली बी फॉर ऑल द एक्यूज persons in case if there is more than one offense। withdrawal of prosecution can be done in respect of any one or more of the offense। withdrawal of prosecution has to be in respect of all the offenses as it is to the withdrawal of the decree। इसमें से बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट इसने दी ये ठीक है कि भाई किया जा सकता है। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द, ये भी किया जा सकता है। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज़ टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ऑफेंसेज एज इट इज़ द विड्रॉल ऑफ द केस, ये नहीं ठीक इसका। तो अब 1 एंड 2 वाला करेक्ट इसमें दिया गया है, ए के अंदर बी ऑप्शन ठीक है इसका, 1 एंड 2 आर करेक्ट। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीगल इफेक्ट ऑफ विड्रॉल इज़ कि अब अगर विड्रॉल कर लिया जाता है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होता है। एक्विटल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड और नॉट। एक्विटल व्हेन द मेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेज एंड डिस्चार्ज इफ मेड बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि एक्विटल जब फ्रेम चार्ज हो गए एंड डिस्चार्ज इफ़ मेड बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और डिस्चार्ज हो जाएगा अगर चार्जेस से पहले विड्रॉ कर लिया तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। तो 302 तक हमने यहाँ पे देख लिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम आगे के जो CRPC के MCQs है वो देखेंगे, और बाकी जितने एविडेंस एक्ट, IPC, CPC और कॉन्स्टिट्यूशन जितने हैं उनको हम धीरे धीरे करके उनके MCQs जो हैं वो कवर कर लेंगे। ये आपको जुडिशरी के अंदर, APO के एग्ज़ाम के अंदर, PPO के एग्ज़ाम के अंदर, सबके अंदर हेल्प करेंगे।